Good morning, students. Today we are taking our ongoing content of the democratic order, means the crisis on the democratic order. So, whenever at the time of first election 1971, a conflict can be seen between the parliament and the judiciary. So, what was the reason behind the conflict between judiciary and the parliament? So, parliament in the sense the government which is on the rule, that is the Congress government. So, here we are starting our content, that is the conflict between judiciary and parliament. क्या रीजन था इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर कि 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैव एमर्ज. कितने रीजन से? 3 कॉन्स्टिट्यूशनल. अगर हम बात करें तो 3 संवैधानिक ऐसे इसके इशू थे जो उस टाइम एमर्ज हुए थे. इशू एमर्ज वो क्या था थे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीजन क्या रहा है कि पार्लियामेंट एब्राइड द फंडामेंटल राइट. कैन पार्लियामेंट एब्राइड द फंडामेंटल राइट? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को एब्राइड कर सकती है? एब्राइड करना इन देश इसको कम करना, किसी चीज में कटौती करना है. तो इन बातों के लिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. दूसरा रीजन या आपको याद रखना है किन किन बातों के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. तो फर्स्ट रीजन ये था. सेकंड रीजन अगर हम बात करें कि कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी? कैन द पार्लियामेंट curtail the right to property? क्या राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट है कुछ कर्टेल कर सकती है, कुछ कटौती कर सकती है, कुछ बढ़ा सकती है, घटा सकती है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैन नॉट, यानी नहीं कर सकती. इसके अलावा जो थर्डली कहा द पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है? Can Parliament amendment the Constitution? क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है? इसलिए जो एप्राइज द फंडामेंटल राइट टू एप्राइज द फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट को तो क्या करते? डिक्रीज करते, कटौती करते, and effective to the and give effective to DPSP. Everybody knows directive principle of the state policy, because हम जानते हैं कि जो DPSP है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इनफोर्सेबल नहीं है एज पर द फंडामेंटल राइट. तो इस 3 चीजों के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन द Supreme Court and the Parliament. The Supreme Court rejected the provision also. Supreme Court ने सारे provisions को क्या कर दिया? Reject कर दिया. आपको क्या लगता है कि ये reject क्यों होंगे? Because they have rejected the supremacy of the Parliament. Parliament wants to bear supremacy entire the government. Clear? So this led to the crisis. The resolution between the government and the judiciary was concerned. और इससे पता चलता है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, या हम कहेंगे यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई. इसके साथ हम एक और केस की बात करेंगे, दैट इज द पेशवानंद भारती केस. पेशवानंद भारती के जो कि 1973 में हुआ था केरल गवर्नमेंट के साथ. ये बहुत वेल फेमस केस है. यहाँ आप अपनी बुक में देखिए, पेशवानंद भारती केस इज रिलेटेड टू द विच ईयर?
1973। और क्या प्रोविजन किए थे कि कोर्ट गिवन डिसीजन टू tweak some basic features the constitution, parliament cannot amend this feature, कि पार्लियामेंट इनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो केशवानंद एक पर्सन थे जिन्होंने कंप्लेंट करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या पार्लियामेंट को राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो कहा था नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, उसके तहत ही कोई ना कोई टेक्निक होती है जिसके रिगार्डिंग वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में जीत केशवानंद की हुई थी और पार्लियामेंट की पावर को कंट्रोल किया था। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का एक तो केस ये था, दूसरा केस क्या था वो हम देखते हैं। Yes, another case is related to the post of Chief Justice, post of CJI in India. Anybody can tell me how can we, what is the procedure to appoint the Supreme Court judge? Supreme Court का जज कैसे अपॉइंट होता है, किस बेसिस पर अपॉइंट होता है? Yes, by the senior most judge. Senior most judge. What is the meaning of senior most judge? यानी कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सीनियर है उसी व्यक्ति को ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का हेड बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है, 30 अलग होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 31 जजेस होते हैं, 1 मेन होता है और 30 अदर्स होते हैं। तो ये मेन होता है, ये किस बेसिस पर आता है? ये जो मेन जज आता है वो किस बेसिस पर आता है? सीनियर मोस्ट बेसिस पर, यानी कि जो सबसे सीनियर जज होगा वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन इस रूल को ब्रेक किया गया, 3 बार इस रूल को ब्रेक किया गया कि जो सीनियर नहीं है उसको ना लेकर के किसी और को दे दिया गया था। क्लियर? तो अगर हम बात करें 1973 में the government set aside a seniority 3 judges appointed Justice A.N. Roy। कौन से ईयर में ये रूल ब्रेक हुआ है? क्लियर? A.N. Roy को अपॉइंट किया गया। कब? 1973। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसमें? जुडिशरी और गवर्नमेंट। So the most conflictable issue that is created in the person. Next हमारा जो पॉइंट है दैट इज 3 judges who are superintended to given the ruling against the stand of government, the constitution interpretation, the political ideology getting mixed up rapidly. The people close to the prime minister started talking to for a judiciary and to the bureaucracy. The committee the vision of executive and the legislature means अब गवर्नमेंट से लोगों ने बात करना शुरू कर दिया जब लोगों को यह पता चला कि किस तरीके से इन रूल्स को ब्रेक किया गया है। So then they have to discuss. So in this segment, there is a 2 kind of question important: conflict between the judiciary and parliament. ये जो आपको भी मैंने बताया है, प्लस सीजीआई के रिगार्डिंग जो रूल ब्रेक हुआ है, वो क्या रूल ब्रेक हुआ है कि A.N. रॉय को पहले ले लिया,
3 सीनियर जजेस को पीछे छोड़ करके 1973 में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ओके, अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन क्यों हुआ है? देखिए, ये बात है 12 जून 1975। गवर्नमेंट वांट टू इम्पोज देयर सुप्रीमेसी। सरकार अपनी सुप्रीमेसी को लाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट की बात को काटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद के जज को वहां पर अपॉइंट कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से करता है। तो दैट्स व्हाई द रीजन। ओके, तो वहां पर उन्होंने अपने आप को ज्यादा सुप्रीम रखने की कोशिश करी, और नो डाउट ये जो टाइम था बहुत ही डेमोक्रेटिकली, जो एक डेमोक्रेसी के लिए बड़ा ही चैलेंजेबल टाइम था। क्लियर? तो 2 इंसिडेंट याद रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। अब आता है सिनेरियो ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को कैसे इम्पोज किया गया, कब इम्पोज किया गया है? इमरजेंसी कब लागू की गई है? 75 में। देखिए, एक पर्सन है जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। क्या नाम है इनका? इमरजेंसी इन 1975, ये हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पर्सन है जगमोहन लाल सिन्हा, जो कहाँ के थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। इन्होंने क्या करा है? देखिए, डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन ऑफ लोकसभा इनवैलिड। अंडरलाइन कर लीजिए, कौन से जज ने इलेक्शन जो थे इंदिरा गांधी के, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है? इलाहाबाद के जगमोहन लाल सिन्हा ने। कौन से वाले इलेक्शन? 71 में जो आए थे ना, उन्होंने इलेक्शन को क्या कर दिया? इनवैलिड। इनवैलिड बोले तो सही नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां हैं। अब उससे क्या हुआ? The come to an election petition filled by the Raj Narayan, a socialist leader, एक पेटिशन लगाई है। पेटिशन filled by राज नारायण, जो कि क्या है? एक सोशलिस्ट। पेटिशन मतलब एप्लीकेशन, याचिका किसने लगाई थी? राज नारायण, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे। किसके अगेंस्ट लगाई है? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1971 में। 1971। ओके, अब देखिए, the challenge of election of Indira Gandhi was ground she had used to the serving government servant and the election campaign। क्या ब्लेम लगाया है? हम अगर किसी के इलेक्शन को इनवैलिड करते तो कुछ ब्लेम लगाते हैं, और क्या ब्लेम लगाया है हमने? कि जो उनका इलेक्शन है इनवैलिड है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में सरकारी सामान का मिसयूज किया है। किसके ऊपर कौन ब्लेम लगा रहा है? इंदिरा गांधी के ऊपर कौन लगा रहा है? राज नारायण सिंह। कौन है ये? सोशलिस्ट लीडर। कौन है ये? क्या क्या ब्लेम लगाया है उन्होंने? कैंपेन, जो भी गवर्नमेंट की हेल्प थी, जो भी गवर्नमेंट मटेरियल था, उसका मिसयूज किया है। The judgment of High Court means that the election campaign. The judgment of High Court that I think she was no more MP, therefore should remain the Prime Minister. तो जज ने क्या डिसीजन दिया कि अब वो MP नहीं रहेंगे, यानी कि वो मुकदमा हार गई थी। और within the 6 months
लेकिन जून 24 को द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अ पार्शियल स्टे, एक स्टे लगा दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर टिल द अपील वाज डिसाइडेड शी कुड रिमेन एज एमपी कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। यानी कि वो मेंबर तो रहेगी लेकिन लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कौन रहेगी? इंदिरा गांधी। स्टे लगा दिया है कौन तारीख को? 24 जून को। क्या अकॉर्डिंग क्या है कि वो ऐसा एमपी तो रहेंगी लेकिन लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, उसमें वो पार्टिसिपेट, मतलब वो हटा दिया था और एमपी बना दिया था और केवल वो जो काम है वो कर सकेंगी। जो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग होती है वोट देना वगैरह उसको इनको रिजॉल्व करना वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कौन सी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है? सुप्रीम कोर्ट। यस। अब हम बात करते हैं इसका क्राइसिस ऑफ एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। यहाँ हम देखते हैं इस पॉइंट में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपोज थे और इसमें सबसे एक जो फेमस चीज है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं दैट इज द जयप्रकाश नारायण। क्लियर? इंदिरा गांधी के जो एक कॉम्पिटिटर भी रहे, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब धरना दिया है, एक प्रदर्शन किया है कहाँ पर? दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ऑफ द इंदिरा गांधी। देखिए द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लीडर जयप्रकाश नारायण ट्राइड इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन ऑर्गेनाइज अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली रामलीला ग्राउंड 26 June 1975। A demonstration at Ramlila ground, Delhi. Clear? Jayprakash Naarayan announced the resignation, asked army, the police government employees not to obey illegal and the immoral orders is to settle the ring activities and the government to be standstill। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर होगा कि why did जयप्रकाश नारायण demand resignation and the nationwide सत्याग्रह? जयप्रकाश नारायण ने एक सत्याग्रह की डिमांड क्यों करी है? एक नेशन वाइड मूवमेंट को स्टार्ट क्यों करा है? क्लियर? यहाँ से हमें लिखना होगा 26 जून 1975 तो आप करेक्ट कर लीजिए। 75 को रामलीला ग्राउंड में उन्होंने एक कैंपेन या एक डेमोन्स्ट्रेशन या एक बहुत बड़ा लोगों का जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप प्रिपेयर किया है अगेंस्ट द इंदिरा गांधी। क्लियर? और उसके अलावा illegal and the immoral orders to be taken to bring activities of the government and the state. Since the political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. यानी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से करे जिसमें उनका लाभ ज्यादा हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इंदिरा गांधी का जो टाइम आया था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम था। ये वाला क्रूशियल है और कठिन दौर था, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने पड़ रहे थे। तो एट द टाइम कि जब इंदिरा गांधी आई थी तो जयप्रकाश नारायण जैसे जो पहले कम्युनिटी ग्रुप के लीडर हुआ करते थे उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिया था। अब बात करेंगे, आप देखिए इंदिरा गांधी क्या करती है। अब इंदिरा गांधी
वजह से वो अपने आप को सेव कर सके। तो देखिए उन्होंने क्या करा, द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट वाज टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी जून 75। उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी। द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इट वाज अ स्टेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस देयरफॉर। और उन्होंने क्या कहा कि क्या कहकर के इमरजेंसी लगाई कि हमारी इंटरनल सुरक्षा, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं। कौन सी डेट को, 1975 को, ओके। अंडर द प्रोविजन, और कौन सा आर्टिकल इम्पोज कर दिया, आर्टिकल 352, डिक्लेयर इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी ड्यू टू मेंटेन पीस, यानी कि पीस मेंटेन रहे, इसलिए कौन सा आर्टिकल इम्पोज कर दिया, इम्पोज आर्टिकल 352। अब देखिए जब हमने 356 पढ़ा था, अब हम 352 पढ़ रहे थे, दोनों में अंतर है ना। 352 हम कब पढ़ते हैं, इंटरनल या आउटसाइड कोई बोल सकता है, कौन सा इंटरनल या एक्सटर्नल, और जब वायलेंस जैसी सिचुएशन हो जाती है तब क्या इम्पोज किया जाता है, 352। मैं आपको एक चीज नहीं बता रही हूँ कि ये 1975 से हमारे कंट्री में शुरू किया गया था, नहीं केवल और केवल 352 तभी लगता था जब केवल वॉर हो, वो भी किसी बाहरी देश का। बहुत ध्यान से सीखना। ठीक है, क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में, तब देश में पहली बार 352 यह कहकर लगाया था कि अगर देश के अंदर कोई वायलेंस हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर ये क्या होता था, वॉर या एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड कंडीशंस में ही इसको यूज किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज हो गया है, और क्या डिक्लेयर हो गया है कि एक्सटर्नल थ्रेट है और हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस है। हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा है, अपोजिशन पार्टी। The government decided a grave crisis and arrangements made to the proclamation of state emergency necessary। इसलिए क्या जरूरी है, इमरजेंसी लगाना जरूरी है। Which made the technically speaking that within the power of the government for all constitution provided some special power to government once an emergency is declared। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इस आर्टिकल का मिसयूज किया है, ओके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक और पैराग्राफ की, दैट इज, जैसा आपको पहले बताया था कि आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी 352 all three provisions used by the parliamentary procedure। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन प्रिपेयर होगा वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होगा कि राइट द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 352 एंड 356। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि these three articles are used in the emergency, क्लियर। तो इंदिरा गांधी ने 352 कब और क्यों यूज किया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर होगा। Why did Indira Gandhi use the article 352 in 1975? So why did Indira Gandhi want to impose the emergency article? Emergency article को क्यों लगाना चाहती थी, क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं, जब एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सारी पावर किसके पास आ जाती है। तो यहाँ में आंसर में ये भी लिखना होगा कि once emergency imposed, the federal distribution of power remained, particularly suspended the power of central in the hands of union government। किसके हैंड्स में आ जाता है,
यूनियन गवर्नमेंट के हैंड्स में आ जाता है। क्लियर? Second, the government also gets the power to curtail the restriction of any fundamental right during the emergency. इमरजेंसी के दौरान किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। कर्टेल मतलब कम या ज्यादा, मतलब कटौती करना या उसमें बढ़ाना। किसके पास आ जाती है पावर? यूनियन गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, from the wording of the provision of constitution it is clear that emergency is a scene of extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाती है तो ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स नहीं होती। वो पॉलिटिक्स किसके थ्रू होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती। डेमोक्रेसी नहीं है, एक तरीके से सीधी सीधी डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो ये चीज, ये रूल कब लगाए जाते हैं? जब क्या आ जाती है? इमरजेंसी। क्लियर? The special power are granted to the government, और गवर्नमेंट को क्या दे दी जाती है? स्पेशल पावर। So at the night of 25 June 75, the Prime Minister recommended imposition of emergency by the President Fakhruddin Ali Ahmed. Underline this, यानी कि जब इमरजेंसी इम्पोज की थी, at the time of emergency, प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट was Fakhruddin Ali Ahmed। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको रिकमेंड किया जाएगा, देन वो लॉ पास करेगा एंड देन इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 75 में, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, he issued the proclamation immediately, और उन्होंने इसकी घोषणा करी। After midnight, the electricity all the major newspaper office disconnected. इलेक्ट्रिसिटी काट दी, जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर बैन कर दिया गया। The large number of leaders and worker opposition parties arrested. Opposition parties के लीडर्स को अरेस्ट किया गया। And the cabinet was informed about the special meeting at the 26 June earlier office take place. और एक स्पेशल मीटिंग के लिए अपॉइंट किया, एक मैसेज दिया गया कि अगली सुबह 26 जून को एक स्पेशल मीटिंग होगी। ओके, आपकी बुक में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग की फोटोज भी है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 110 और 111 पर कि ये क्या क्या हुआ था बुक टाइप पर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा काफ़ी हद तक चीज कवर अप हो रही है। आपको आपको यहाँ पर जो नोट्स बनाने हैं इमरजेंसी के, इंदिरा गांधी के टाइम इसने रामलीला ग्राउंड में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। कौन सी कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इलीगल किया था? इंदिरा गांधी के टाइम में सीबीआई का जो था चीफ जस्टिस की, वो किसने और कैसे ब्रेक किया रूल्स को और किसको इलेक्ट किया गया? And crisis conflict between the Supreme Court and the Parliament. तो जहाँ तक आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने होंगे, बाकी का हम नेक्स्ट देखते हैं। Till then आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ओके।